नमस्कार, मैं हूं सिकता देव। स्वागत है आपका एनडीटीवी इंडिया में। खबरों की शुरुआत करते हैं पाकिस्तान में मची हलचल से। भारत ने सरहद पार आज 2 बार चेतावनी भेजी है। ऊपर से जैसलमेर में 31 मई का मॉक ड्रिल। इन सब से पाकिस्तान डरा हुआ है। पुंछ में आज गृह मंत्री अमित शाह थे तो अरब सागर में आईएनएस विक्रांत से पाकिस्तान को सीधा संदेश भेजा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। क्या पाकिस्तान की बर्बादी का नया चैप्टर खुलने वाला है? 1971 के बाद क्या एक बार फिर पाकिस्तान का नक्शा बदलने वाला है? 31 मई के नाम से पाकिस्तान के पसीने क्यों छूट रहे हैं? दरअसल भारत की तरफ से पाकिस्तान के नाम सबसे बड़ी चेतावनी जारी हो गई है। ये चेतावनी उसी 31 मई से ठीक एक दिन पहले जारी की गई जिसके नाम से पाकिस्तान कांप रहा है। सवाल यह है कि भारत की चेतावनी और पाकिस्तान के डर की वजह क्या है? हम आपको इन तमाम सवालों के जवाब देंगे, लेकिन उससे पहले आपको चेतावनी दिखा देते हैं जिनके जारी होने के बाद से ही पाकिस्तान में हलचल तेज हो गई है। आप सबसे मेरा सिर्फ एक ही आग्रह है कि अपनी तैयारी में कोई ढिलाई न आने दें कि भारत की धरती पर यदि कोई आतंकी हमला हुआ तो उसे हम एक्ट ऑफ वार मानेंगे और उसका बेहद करारा जवाब भी हम देंगे। भारत की सीमा पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। किसी भी प्रकार का आक्रमण भारत सहन नहीं करेगा। इसका सटीक और इससे भी बुलंद जवाब दिया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पाकिस्तान को ये चेतावनी लाइन ऑफ कंट्रोल पर बसे जम्मू कश्मीर के उसी पुंछ से दी जहां के बेगुनाह लोगों पर पाकिस्तान की फौज ने गोले दागे थे। बच्चों तक का खून बहाने से भी बाज नहीं आया। पुंछ में अमित शाह ने पाकिस्तान की गोलाबारी से पीड़ित लोगों का हाल जाना, उनके घर तक गए, उनसे मुलाकात की और सुरक्षा का भरोसा दिलाया। लगे हाथ ये भी कह दिया कि बेगुनाहों पर हमले की हिमाकत पाकिस्तान को भारी पड़ेगी। हम सभी जानते हैं कि पहलगांव में निर्दोष नागरिकों पर, यात्रियों पर कायराना हमला हुआ और जैसे भारत सरकार की, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की नीति है कि हर आतंकवादी हमले का जवाब इतनी ही तत्परता और इतनी ही कठोरता से दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए अमित शाह का यह मैसेज क्लियर है कि हिमाकत भारी पड़ेगी। जिस वक्त अमित शाह पाकिस्तान को ये पैगाम दे रहे थे उससे करीब 2 घंटे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किंग ऑफ अरेबियन सी कहे जाने वाले भारत के विमान वाहक युद्धपोत आईएनएस विक्रांत पर थे। राजनाथ सिंह ने उत्तरी अरब सागर से सरहद की निगरानी कर रहे आईएनएस विक्रांत पर तैनात नेवी के जवानों और अफसरों से मुलाकात की और ये भी बता दिया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अगर नेवी को एक्टिव रोल में उतार दिया गया होता तो शायद पाकिस्तान ना होता। साथियों, जिस तरह आप हमारी समुद्री सीमाओं की रक्षा करते हैं, जिस इंटेंसिटी से आप हिंद महासागर की हरकत को ट्रैक करते हैं, अगर आपकी वह क्रेडिबिलिटी, कैपेबिलिटी इस मिशन का हिस्सा होती तो पाकिस्तान का क्या अंजाम होता यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान बहुत खुश नसीब है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी नेवी ने अपने पराक्रम का जितना प्रदर्शन करना चाहिए था वह नहीं कर पाई। राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को चेतावनी अरब सागर में उसी जगह से दी है जहां से कराची और ग्वादर बंदरगाह ज्यादा दूर नहीं है। चाहे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पाकिस्तान के नाम इन दोनों की ललकार 31 मई से एक दिन पहले आई है। इसीलिए पाकिस्तान खौफ में डूबा हुआ है। ऐसा क्यों है ये भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि 31 मई को क्या होने वाला है। 31 मई को भारत जैसलमेर में मॉक ड्रिल करने वाला है। इसमें लोगों को दुश्मन के हमले से बचाने के इंतजाम परखे जाएंगे। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ये मॉक ड्रिल शाम 5 बजे होगी। इस दौरान लोगों को अलर्ट करने के लिए सायरन बजाए जाएंगे।
सायरन भारत में बजने वाला है, लेकिन हलचल पाकिस्तान में मची है। अब इसकी वजह उसी 7 मई में छिपी है, जब भारत ने पाकिस्तान को पहलगाम में आतंकी हमले की सजा देने की शुरुआत की थी। 7 मई को देश भर में 259 शहरों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, तुर्की के खिलाफ सरकार का एक और सख्त कदम। तुर्की के साथ लीज खत्म करे इंडिगो। सरकार का कहना है इंडिगो ने तुर्की से 2 बोइंग 777 विमान लीज पर लिए हैं। इंडिगो ने 6 महीने परमिट बढ़ाने की मांग की थी। सरकार ने आखिरी 3 महीने का एक्सटेंशन दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं मेरे सहयोगी विष्णु सोम के पास। विष्णु, सरकार के इस फैसले से साफ है कि अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देश के साथ हैं तो आपके साथ बिजनेस नहीं हो सकता। यही सरकार का मैसेज है और ये साफ तौर से इससे पता चलता है कि इंडिगो एयरलाइंस का जो वेस्ट यूरोप और अमेरिका के जो रूट्स चल रहे थे, जो सर्विसेज वो लोग प्रोवाइड कर रहे थे टर्किश एयरलाइंस के साथ, वो शायद 3 महीनों के अंदर समाप्त होने वाले हैं। इसलिए क्योंकि सरकार ने साफ तौर से कहा है कि 2 बोइंग 777 विमान जो टर्किश एयरलाइंस से इंडिगो ने एक वेट लीज पे लिया था, उनका एक्सटेंशन ऑफ सर्विसेज इंडिगो ने 6 महीना के लिए मांगा था, उनको सिर्फ 3 महीना दिया गया है। और उसके बाद सरकार ने साफ तौर से कहा है कि इस वेट लीज का एक्सटेंशन नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि इस्तांबुल में जो सर्विसेज इंडिगो ऑफर कर रहे थे वो बंद होंगे 3 महीना के बाद। और वेस्ट एशिया, वेस्ट यूरोप और अमेरिका और अफ्रीका में इंडिगो के जो पैसेंजर्स उस रूट से जाते थे, उनको दूसरे फ्लाइट्स के ऑप्शंस देखने पड़ेंगे। सरकार ने 3 महीना के लिए ये एक्सटेंशन इसलिए दिया है क्योंकि पैसेंजर कन्वीनियंस देखते हुए, क्योंकि काफ़ी पैसेंजर्स ने ऑलरेडी अपने बुकिंग्स इस रूट पे और इन विमानों में किए हैं। तो अब ये 3 महीना बाद ये समाप्त होगा। उसके बाद इंडिगो ये रूट्स ऑपरेट नहीं कर पाएंगे, इस एयरलाइन के साथ ये टाई अप नहीं हो पाएगा। और इसका रीज़न ये कारण है कि क्योंकि टर्की पाकिस्तान को हथियार कई सालों से दे रहे हैं। टर्की के ड्रोन्स भारत के खिलाफ तैनात किए गए थे, डिप्लॉय किए गए थे। और ऑप सिंदूर में हम भारतीय वायुसेना, हमारे आर्मी, हमारे फौज ने इनको शूट डाउन भी किया था। इसके पहले इंडिया ने सेलेबी, जो एक टर्किश लिंक्ड कंपनी है, उनका सिक्योरिटी क्लियरेंस भी ख़त्म किया था और उनके जो इंडिया के कई एयरपोर्ट्स में काम था उनको भी बंद किया था। ये सेलेबी के बाद अब ये कार्रवाई टर्किश एयरलाइंस के खिलाफ उनके पार्टनर इंडिगो पे ये डायरेक्ट असर है। जी विष्णु, बता रहे हैं कि तुर्की के खिलाफ सरकार का एक और सख्त कदम, तुर्की के साथ लीज खत्म करे इंडिगो, ये कहना है सरकार का, ये आदेश है सरकार का। और अब 3 महीने ही बचे हैं इस लीज के एक्सटेंशन के लिए। हमारे दर्शकों की सहूलियत के लिए विष्णु, बहुत छोटे में एक बार अगर आप फिर बता सकें कि इस फैसले से जो आम पैसेंजर हैं भारत में, वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जिसमें वो प्रभावित हो सकता है ये फैसला उनके ट्रैवल को? इंडिगो 2 टर्किश विमान फिलहाल इस्तेमाल करते हैं। ये 450 पैसेंजर्स लेते हैं दिल्ली से इस्तांबुल और मुंबई से इस्तांबुल। और वहाँ टर्किश एयरलाइंस के साथ उनका एक कोड शेयर है जिसको इस्तेमाल करते हुए ये इंडिगो के पैसेंजर्स यूरोप, अफ्रीका या नॉर्थ अमेरिका में भी जा सकते हैं। टर्किश एयरलाइंस के कई अंतर्राष्ट्रीय रूट हैं जो इंडिगो के पैसेंजर्स को फ़ायदा मिल रहा था, पर अब ये सरकार के फैसले के बाद 3 महीना के बाद ये रूट्स नहीं हो पाएंगे, मिलेंगे नहीं, क्योंकि ये जो लीस्ट विमान है ये इनके सर्विसेज बंद किए जाएंगे। तो जो लोग बाहर जा रहे हैं उनको दूसरे एयरलाइंस में देखना पड़ेगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए विष्णु। तो विष्णु बता रहे थे कि इंडिगो विमान जिसका टाई अप है टर्की के साथ, सरकार ने फैसला किया है कि अब एक तरह से सख्त संदेश देते हुए कि आतंकवाद के मददगार अगर आप हैं तो आपके साथ बिजनेस नहीं हो सकता। बढ़ते आगे, ऑपरेशन सिंदूर और फिर पाकिस्तान के उकसावे पर हुई भारत की जवाबी कार्रवाई। भारतीय सेना ने लगातार इस बात पर खास ध्यान रखा कि कभी कोई भी आम पाकिस्तानी नागरिक को किसी तरह का नुकसान ना हो, लेकिन एलओसी पर बसे हमारे नागरिकों को पाकिस्तान ने नहीं छोड़ा। तबाही के मंजर, अपनों को खोने का दुख पाकिस्तान की हकीकत बयां करते हैं।
कोई अगर आतंक का अड्डा, अमन का दुश्मन जैसे नाम ले तो आप फौरन समझ जाएंगे कि जिक्र पाकिस्तान का हो रहा है। उसी पाकिस्तान का जो इस्लाम की दुहाई देकर खुद को जम्मू कश्मीर के मुसलमानों का हमदर्द होने का ढोल भले ही पीट ले, उसका वास्ता न दीन से है न ईमान से। पुंछ की आम आवाम पर सरहद पार से की गई गोलाबारी इसका सबसे बड़ा सबूत है और जावेद इकबाल इसके गवाह। जावेद इकबाल जम्मू कश्मीर के पुंछ में रहते हैं। पाकिस्तान की शेलिंग ने इनकी बच्ची की जान ले ली। जावेद इकबाल का एक बच्चा पाकिस्तान की शेलिंग में बुरी तरह घायल है, लेकिन जावेद के दिल में देश प्रेम का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ है। आपकी बेटी मारी गई इस पाकिस्तानी शेलिंग में, एक और बच्चा शायद जख्मी है। जी सर हम अपने मीडिया का, हम अपने एलजी साहब का और अपना गृह मंत्री साहब का और जो भी हमारे अफसर हजरात है उनका हम तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि जो जाने हमारी चली गई वो तो खैर वापस नहीं आ सकती, वो देश के लिए हमने कुर्बान की। और आपकी बच्ची मारी गई, दूसरा बच्चा जख्मी, आप कहते हैं देश के लिए किया। सर इंशाल्लाह हमने वो देश के लिए किया। हम बॉर्डर के रहने वाले हैं और बॉर्डर में सर हमारी जो सेना है, फौज है खास करके, उसके साथ सर हम शाना बशाना खड़े रहते हैं। जावेद इकबाल ने पाकिस्तान की तरफ से की गई शेलिंग में अपनी बच्ची गंवाई है। ये दर्द ऐसा है जिसकी कोई भरपाई नहीं हो सकती, लेकिन जख्मों पर मलहम रखने की कोशिश की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। अमित शाह ने पुंछ के डाक बंगले में पाकिस्तानी गोलाबारी में जान गंवाने वालों के घर वालों से मुलाकात की और उन्हें सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दिया। जावेद इकबाल की लड़ाई यहीं खत्म नहीं होती। 1971 की लड़ाई ने भी उनका बहुत कुछ छीना था। मेरा फादर है सर, सन 1971 में सर उसकी टांग चली गई थी, सब वो भी कम गई थी सन 1971 में सर, पाकिस्तान की इस खिलौने हरकत की वजह से, शेलिंग की वजह से सर। अपने देश के लिए, हम अपने वतन के लिए सर, अपने बच्चों को कुर्बान करने के लिए, अपनी खुद की जान देने के लिए सर शाना बशाना तैयार हैं सर। लेकिन पाकिस्तान की आम नागरिकों पर शेलिंग वाली करतूत के घाव लोगों के मन में जिंदा है। मैं यहाँ हूँ इस मदरसे में जिसका नाम है ज़ियाउल उलूम। इस मदरसे में 1200 बच्चे हैं, स्कूल भी है और मदरसा भी। और ये कम्युनल हारमनी का जो एक मरकज़ माना जा रहा है, क्योंकि जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ 2 मई को यहाँ सभी जो मज़हबों की एक मीटिंग हुई इसी मदरसे में, ताकि यहाँ कोई गड़बड़ न हो, यहाँ सब कुछ ठीक रहे। और जब पाकिस्तान ने शेलिंग की तो पहले शेल इसी मदरसे पे गिरे। एक टीचर कारी मोहम्मद इकबाल मारा गया शेलिंग में, 3 बच्चे भी ज़ख्मी हुए। मदरसा अब खुला है, लेकिन जो ज़ख्म है और जो दर्द है वो भी अभी वहीं है। बच्चों से बात करें जिन्होंने वो हॉरर देखा कि जब शेल गिरे ये यहाँ थे, तो क्या हालत थी उस वक़्त उनकी, उस वक़्त क्या सोच रहे थे। और जाहिर सी बात, आपका नाम? जी मेरा नाम ताहिर इकबाल है। ताहिर जी, आप बताएंगे कि क्या हुआ उस वक़्त जब शेल गिरे? जी जब वो बम गिरा तो हम बहुत ज़्यादा डर गए थे। रात 2 बजे से हम जाग रहे थे। जी हम रात जब बम शुरू हुए तो हम जाग गए थे। उस वक्त हम नीचे मदनी हाल में चले गए थे। तो सुबह जब हम ऊपर आए तो एकदम आकर बम गिर गया। उस वक्त सब तलबा बहुत ज़्यादा डर गए थे और हमारे उस्ताद मुकर्रम भी उस वक्त उनकी डेथ हो गई। फिलहाल पुंछ में हालात सुधर रहे हैं, लोग घरों से निकल रहे हैं। पाबंदियां भी अगर पूरी तरह नहीं तो करीब करीब तो उठ चुकी हैं। भारत की जवाबी कार्रवाई के डर से पाकिस्तान के बारूद की गर्मी भी निकल चुकी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बीच हुई शेलिंग की मार इस मदरसे के बच्चे भूले नहीं हैं। उस वक्त हमारे साथी करम ने हमें बेसमेंट में लेकर गए, तो बहुत डर का और खौफ था हमें। कभी सोचा था ऐसा कि मदरसे पे भी बम गिरेंगे? जी नहीं सोचा था, क्योंकि जब शेलिंग हुई तो टाउन में शेलिंग इतनी नहीं होती थी ना। जी डर है अभी भी? जी हाँ जी। उस वक्त हम सब मदनी हाल में थे। जब यानी एक हॉल में थे आप, जिसका नाम आप यहाँ रखा मदनी हाल। अच्छा, बेसमेंट में थे जी। तो फिर इस यहाँ से कैसे आपको निकाला गया? यहाँ से जिन बच्चों के वालिदैन आ रहे थे उनके साथ उनको भेज रहे थे। अच्छा, और जो दूर के बच्चे थे उनको गाड़ी का इंतज़ाम किया गया और उनको मदरसे की गाड़ी में उनको छोड़ा घर में। वो जो तस्वीर उस वक़्त की है, जो आंखों में लग रहे कि आपका टीचर मारा गया, बच्चे हो गए, तो वो कोई नहीं लग रहा है कि
ऐसा कुछ हो, या आपको टीचरों ने बताया अब सब ठीक है? अब साथीज़ा ने हमें यकीन दिलाया कि अब सब ठीक है, अब आप अपनी तालीम की तरफ तवज्जो दें। आप ये छोटा बच्चा ये जख्मी हुआ था, क्या मौलाना साहब आप? ये इसको जख्म भी आई हैं, जी जी, चेहरे पे जख्म आएंगे, तो जो शेल पड़ा ना उसको छिंटे उड़ी। बच्चे अब ठीक हो ना? आप, मैं आपसे इतना ही पूछूं, ठीक हो ना? डर है वो बच्चे, हाँ, डरे हुए बच्चे ना। तो ये बच्चा इसमें जख्मी हुआ था, अभी भी जख्मों के निशान हैं, लेकिन शुक्र है कि ठीक हुआ है, लेकिन अभी भी सहमा डरा है। मदरसे से जुड़े लोगों ने हमारे संवाददाता के आगे खौफ का वो मंजर बयान किया जो पाकिस्तान के दहशतगर्दों से ज्यादा उसकी फौज के आतंकी चरित्र का सबूत है। बहुत सारे बच्चे और मस्तूरात और इस तरह के मतलब मर्द हजरात जो है, जेंट्स हजरात भी इसमें डेथ भी हो गई और ज़ख्मी भी हुए, जिसमें हमारे उस्ताद मुकर्रम और हमारे मदरसे के पुराने 21-22 साल से यहाँ टीचर थे, तो वो भी जो है इंतकाल कर गए। और मेरे वो साथी थे, और आप बोले ना इकबाल की बात बोल रहे हैं, जो मोहम्मद इकबाल, कारी मोहम्मद इकबाल थे, तो उनकी बात कर रहा हूँ। तो वो अपने ही कमरे में मरे ना, उनके शेल वहीं गिरा अपने कमरे में, उनके कमरे के सामने मदरसे की इमारत पे लगा, और वहाँ से जो है शेलिंग के जो आप ज़ाती तौर उनको जानते हैं? हाँ, मेरे वो अपना साथी हैं और मदरसे से यहाँ पढ़ा रहे हैं, और वो हमारे कमरे के साथी भी थे, और मदरसे में एक स्टाफ मेंबर। आप कहते हैं वो आपके रूममेट हैं? मेरे रूममेट थे, इसीलिए आप उसे एक ही रूम में रहते थे? एक ही रूम में। उस वक्त आप कहाँ थे? उस वक्त मैं इन्हीं बच्चों को, जो पेरेंट्स आए थे, तो उन बच्चों को मैं जो है गाड़ी बिठाने गया कि इन बच्चों को हम घर पहुँचाएँ। पाकिस्तान जब से पैदा हुआ है तब से जम्मू कश्मीर हथियाने का ख्वाब देखता रहा है। इसे पूरा करने के लिए वो जब भी गलत हरकत करता है, भारत उसे सबक सिखा देता है। इसी की खींच उतारने के लिए वो सरहदी इलाकों के आम लोगों को निशाना बनाता है। लेकिन अब भारत का संदेश साफ है, हर गुनाह के साथ पाकिस्तान को मिलने वाली सजा कड़ी होती जाएगी।